नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नए कृषि कानून का किसान इतना विद्रोह क्यों कर रहे हैं। नए कृषि कानून में 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं। हम एक एक को विस्तार से समझेंगे। पहला, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश में यह कहा गया है कि किसान मंडियों के बाहर बेचने के लिए व खरीदारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस बिल में मुख्य बातें कौन सी है, चलो वो अब हम जानते हैं। इसमें यह कहा गया है कि किसान को उत्पादन व माल ढुलाई के लिए कोई भी किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ेगा। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। जो लोग बिचौलिया का काम करते हैं उनका धंधा चौपट हो जाएगा, जिससे किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस अध्यादेश का किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, चलो वो अब हम जानते हैं। किसान कहते हैं कि इस अध्यादेश में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि जो खरीदारी होगी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी नहीं होगी। किसान यह भी कहते हैं कि मंडियां एक दिन समाप्त हो जाएगी, वह निजी कंपनियां धीरे धीरे बढ़ेगी, जिससे किसानों का शोषण होगा। इस अध्यादेश के बारे में सरकार क्या कहती है, चलो वो अब हम जानते हैं। सरकार का कहना है कि मंडियां बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी जारी रहेगी। किसान फसल को ऑनलाइन भी बेच सकता है। किसान इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, जिसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए रामू नाम का एक किसान है। वह गेहूं की फसल को बाजार में बेचना चाहता है। रामू को 100 क्विंटल गेहूं तैयार करने में 800 रुपये का खर्चा आता है। रामू गेहूं बेचने के लिए बाजार जाता है। वह निजी कंपनियों से संपर्क करता है। रामू को कोई सी भी निजी कंपनी 1200 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं देती है। एक भी कंपनी रामू को 1200 रुपये से अधिक देने के लिए तैयार नहीं है। रामू को पैसों की आवश्यकता थी, इसी कारण रामू ने 1200 रुपये में गेहूं बेच दिए। निजी कंपनी ने उसी गेहूं को 4 माह तक अपने पास स्टॉक में रखा। 4 माह बाद बाजार में गेहूं की मांग बढ़ी तो कंपनी ने उसी गेहूं को 2600 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। इसी कारण इसमें जो फायदा हुआ वह केवल कंपनी का ही हुआ। इस अध्यादेश के बारे में सरकार क्या कहती है, उसका एक उदाहरण लेके अपन समझते हैं। सरकार का कहना है कि रामू को 100 क्विंटल गेहूं तैयार करने में 800 रुपये का खर्चा आता है। रामू गेहूं बेचने के लिए बाजार जाता है और बाजार में रामू को एक से एक बढ़िया खरीदार मिलते हैं। रामू उसी गेहूं को बाजार में 2600 रुपये में बेचता है और रामू के किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता है। तो इसमें जो लाभ हुआ वह सारा का सारा किसान का हुआ। अब हम जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है वो क्या है। दोस्तों, सरकार किसानों को यह कहती है कि आपके जो उत्पादन की कीमत है इस साल इतनी होगी, हम इतने रुपए में यह वस्तु आपसे खरीद लेंगे, चाहे उस वस्तु की बाजार में कीमत कम ही क्यों ना हो। इस प्रकार MSP किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को समझेंगे। इस बिल में अनुबंध कृषि पर जोर दिया गया है। इस बिल में यह कहा गया है कि किसान कंपनी से पहले ही फसल का एक मूल्य निर्धारण करके बेच सकते हैं। इसमें यह कहा गया है कि अनुबंध हो जाने के बाद में किसान को कोई भी या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं रहेगा।
बाजार में कोई भी भाव हो, किसान को तो पहले ही तय किए गए भाव ही मिलेंगे। अब हम जानते हैं कि किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो भी कंपनी होगी वह किसानों का शोषण करेगी। किसान से अनुबंध हो जाने के बाद में किसान के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस अध्यादेश के बारे में सरकार क्या कहती है, उसका पक्ष भी चलो अपन जानते हैं। सरकार का कहना है कि किसान अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र होगा, वह कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब हम जानते हैं कि अनुबंध खेती होती क्या है। अनुबंध खेती वह होती है जिसमें समझौता होता है, किसान और कंपनी के मध्य सीधा समझौता होता है। अनुबंध खेती को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो रामू व XYZ नाम की एक कंपनी ने 10 साल के लिए गेहूं की फसल के लिए एक समझौता किया। XYZ कंपनी ने 10 साल के लिए रामू को 100 क्विंटल गेहूं के लिए 2300 रुपये देना निश्चित कर लिया। इसमें रामू को क्या फायदा हुआ वो अपन जानते हैं। रामू के लिए फसल का जो भी जोखिम था, वो खतरा था, वो बिल्कुल उसके लिए शून्य के बराबर हो गया। रामू फसल की नवीन तकनीक थी कंपनी से, वो उसने ग्रहण की या उसने जो सीख ली। इस अनुबंध में रामू को क्या नुकसान हुआ वो अब हम जानते हैं। रामू को XYZ कंपनी भुगतान विलंब से कर सकती है। XYZ कंपनी अनेक प्रकार की दवाइयाँ या छिड़काव बताकर उत्पादन लागत में वृद्धि कर सकती है, जिससे रामू का जो नेट प्रॉफिट होगा वह कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि XYZ कंपनी का क्या फायदा होगा। XYZ कंपनी रामू से गेहूं खरीद कर काफ़ी समय तक अपने पास भंडारण में रख सकती है, जिससे गेहूं का बाजार में मांग होगी और उसका मूल्य बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, XYZ कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। अब हम जानेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को। इसमें अनाज, प्याज, तेल, इन आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से हटा दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि कोई विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाकी समय में आप इन वस्तुओं का चाहे जितना आप इसका भंडारण कर सकते हैं। इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है वो अब हम जानते हैं। मान लीजिए रामू ने प्याज की खेती की। रामू के पास प्याज का भंडारण नहीं है। रामू ने प्याज 9 रुपये किलो के भाव से XYZ कंपनी को बेच दिया। XYZ कंपनी के पास भंडारण काफ़ी मात्रा में है, तो XYZ कंपनी ने कई दिनों तक प्याज अपने पास सुरक्षित रख लिए। इस कारण बाजार में प्याज की क्या मांग काफ़ी मात्रा में बढ़ी, तो मांग बढ़ी तो उसका मूल्य भी बढ़ गया। फिर कंपनी ने प्याज को 35 रुपये किलो के भाव से बाजार में बेच दिया। इस प्रकार जो लाभ हुआ वह सारा का सारा XYZ कंपनी का हुआ। अब हम जानते हैं कि इस बिल से किसान को क्या फायदा होगा। मान लीजिए कि बाजार में एक से अधिक कंपनियां हैं, तो किसान क्या करेगा, सभी कंपनियों के पास में जाएगा। अब हम मानते हैं कि 4 कंपनी है और 4 कंपनियों के पास रामू जाता है। A, B, C और D कंपनी लेते हैं। A कंपनी ने रामू को 9 रुपये प्रति किलो के भाव से देना निश्चय किया। B कंपनी ने 11 रुपये प्रति किलो के भाव से देना निश्चय किया। C कंपनी ने 10 रुपये प्रति किलो भाव से लगाया। D कंपनी ने 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लगाया। तो किसान ने D कंपनी को 13 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया। इससे क्या हुआ कि किसान का लाभ था वो और अधिक हो गया। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।